हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड लेट अस सी व्हाट आर टुडेज करंट अफेयर्स। सो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये है चाइना का ज़ुरोंग रोवर। देखो, पूरे वर्ल्ड में 4 ग्लोबल कॉमन्स माने गए हैं। ग्लोबल कॉमन्स वो 4 कॉमन प्रॉपर्टीज़ आप कह सकते हैं जिसके ऊपर किसी एक नेशन का क्लेम नहीं है, जिसको हर नेशन अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से और सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से यूज़ कर सकता है। तो आउटर स्पेस उसमें से एक है और इस स्पेस पे हर कंट्री अपनी हेजेमनी स्टेब्लिश करना चाहती है और चाइना इसमें से एक है। ठीक है, चाइना कई सारे मिशंस भेजती रहती है स्पेस में और अभी चाइना ने एक स्पेस मिशन भेजा है मार्स पे। उसी का रोवर जो है वो है ज़ुरोंग रोवर। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसी के साथ हम और कौन कौन से टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम, ये यूएस का प्रोग्राम है जिसके अंदर सिटीजन्स को, दूसरे कंट्रीज के सिटीजन्स को यूएस में इजी एंट्री मिल सकती है। सेकेंड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखा गया है कि जो रीसेंट स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे, जो 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में हुए थे, इन स्टेट असेंबली इलेक्शन में सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कराए गए थे। फिर ज़ुरोंग रोवर, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा कोलंबो पोर्ट सिटी जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है श्रीलंका में, इसके बारे में बात करेंगे। आर्कटिक रीजन के बारे में बात करेंगे। जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे। देखो, कई दिनों से ऐसे चीज़ें चल रही हैं कि जो कोविड से रिलेटेड ड्रग्स हैं, कोविड से रिलेटेड इंजेक्शन हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, इनके ऊपर जीएसटी जो टैक्स है उसे हटाया जाए। उसी को डिस्कस करने के लिए जीएसटी मीटिंग होने वाली, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। ट्यूनीशिया के बारे में समझेंगे। कई लगभग 50 माइग्रेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो गई ट्यूनीशिया के कोस्ट पे। ठीक है, क्योंकि वो सी में डूब गए, मेडिटेरेनियन सी में डूबने के कारण। संवेदना पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे। फिर एडिटोरियल देखेंगे हम, डिलीट एंड कंट्रोल। दिस इज रिलेटेड टू जो आईसीएमआर ने रीसेंट गाइडलाइंस में से, अपनी कोविड गाइडलाइंस में से प्लाज्मा ट्रीटमेंट जो था उसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में है ये एडिटोरियल। और इसके बाद हम ये वाला एडिटोरियल देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कोविड-19 रूरल एरियाज में भी पेनिट्रेट करके गया है और क्या इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो शुरू करते हैं आज के पहले इशू के साथ। अच्छा, एक और चीज़, मैं आज एक ऐसा तरीका यूज़ कर रही हूँ। पहले हम क्या करते थे, पहले क्वेश्चन लेते थे और उसके बाद हम इशू को डिस्कस करते थे। आज हम थोड़ा रिवर्स करने वाले हैं, पहले इशू को डिस्कस करेंगे सो दैट आपको क्वेश्चन समझ आए और आपके लिए वो आंसर देना ईजी हो। तो उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वाला तरीका ज़्यादा सूटेबल लग रहा है या फिर जो पहले करते थे वो सही लग रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। सो पहला हमारा टॉपिक है ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम। तो 9000 इंडियंस डिटेल्स चेक्ड फॉर यूएस एंट्री स्कीम। तो 9000 इंडियंस की डिटेल्स को चेक किया गया है इंडिया की अथॉरिटीज़ के द्वारा ऑन रिक्वेस्ट ऑफ यूएस। तो यूएस ने इंडिया की अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने 9000 इंडियंस की डिटेल्स को वेरीफाई करके हमें दीजिए, क्योंकि ये 9000 इंडियंस ने अप्लाई किया है यूएस की ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो ये ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो यूएस का कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन प्रोग्राम है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी किसी और नेशन के सिटीजन हैं वो यूएस में आना चाहते हैं तो उनकी इजी एंट्री के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। अलाउ स्पीडी क्लियरेंस फॉर लो रिस्क ट्रैवलर्स। तो जैसे अगर आप इंडिया से कहीं यूएस में जाते हैं तो कई सारे आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे कई सारी फॉर्मेलिटीज़ चेक करनी पड़ती है, कई सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उन सब से आप मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी, आप डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कियोस्क के थ्रू गुजर के जा सकते हैं। तो ये है ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम और इसके लिए पहले से प्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है उन लोगों को जिन्होंने इसके अंदर एलिजिबल हैं और जिनका वेरिफिकेशन किया गया है उस कंट्री के द्वारा, जिस कंट्री से वो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैवलर्स जो हैं वो प्री अप्रूव्ड होने चाहिए प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और उनकी इजी एंट्री विदाउट एनी मैनी क्लियरेंसेस, स्पीडी एंट्री के लिए ये प्रोग्राम है यूएस में। ओके, और इसको यहाँ पे इंडिया में वेरीफाई करने का जिम्मा किसके ऊपर है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये जो कि 97% ऑफ द पुलिस स्टेशंस, जो पूरे इंडिया में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनमें से 97% पुलिस स्टेशंस को आपस में लिंक करता है और इस सिस्टम के थ्रू वेरिफिकेशन होना है इन 9000 इंडियंस का। ठीक है, क्योंकि सभी पुलिस स्टेशन आपस में लिंक्ड रहेंगे तो ईजी रहेगा इस वेरिफिकेशन को करना। अब ये सिस्टम जो है ये 2009 में आया था। ठीक है, और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। इसे बनाया किसने था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बनाया था।
ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, CCTNS क्या है, एक कॉम्प्रहेंसिव और इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें इफिशियंसी को मेंटेन किया जाएगा पुलिस की, और इफेक्टिवनेस को भी मेंटेन किया जाएगा। देखो कई सारे पुलिस स्टेशन आपस में लिंक्ड अप हो जाएंगे, तो एक किसी भी पर्सन को वेरीफाई करना है आपको, तो आपने उस सिस्टम में डाला, जितने भी पुलिस रिकॉर्ड्स होंगे उससे रिलेटेड पूरे इंडिया के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनमें वो सारे रिकॉर्ड्स एक बार में आपके सामने आ जाएंगे, तो दैट वुड बी मच मोर इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट, राइट। तो इसीलिए ये सिस्टम यूज किया जाने वाला है इस ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इट अलाउज स्पीडी क्लियरेंसेस फॉर लो रिस्क ट्रैवलर्स अपॉन देयर अराइवल इन यूके। यूके में जो सिटीजन्स जाते हैं दूसरी कंट्रीज के, उनके स्पीडी क्लियरेंसेस के लिए है ये। गलत स्टेटमेंट है, यूएस के लिए है ये, यूएस में इजी एंट्री के लिए है। सेकेंड इज इंडियन अथॉरिटीज आर यूजिंग क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम टू वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ इंडियंस दैट अप्लाइड फॉर इट। तो इंडियन अथॉरिटीज इस सिस्टम को, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को यूज कर रही हैं इंडियंस को वेरीफाई करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ओनली 2, बी वुड बी द राइट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ज़ुरोंग रोवर। ज़ुरोंग रोवर क्या है, मैंने आपको बताया, चाइना ने मार्स पे अपना एक मिशन भेजा था और ये मिशन वहाँ पे लैंड कर गया था मई 15, 2021 को। इस मिशन का नाम क्या था, तियानविन। तियानविन वॉज द नेम ऑफ दिस मिशन जो चाइना ने मार्स पे भेजा था। ठीक है, और ये क्या है, एक अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट था जो मार्स पे भेजा था चाइना ने। इसी में एक लैंडर गया था इसके साथ, एक ऑर्बिटर गया था और एक रोवर गया था। इस रोवर का नाम ही है ज़ुरोंग रोवर, जो कि अभी अभी लैंड किया है, जो अभी अभी लॉन्च किया गया है मार्स के लैंड पे। ठीक है, तो ये रोवर क्या काम करेगा, यहाँ पे जो मार्स में एंशियंट लाइफ अगर कहीं रही होगी तो उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेगा, उसके एविडेंसेस जुटाने की कोशिश ये करेगा यहाँ पे। तो देखो इस स्पेसक्राफ्ट के लैंड करने से क्या हुआ है, चाइना सेकंड कंट्री बन गया है जिसने रोवर अपना पहुंचाया है रेड प्लैनेट पे। ठीक है, और क्योंकि ये ज़ुरोंग रोवर भी अब प्रॉपर्ली लॉन्च हो गया है, तो यहाँ पे चाइना फर्स्ट कंट्री बन जाएगा टू कैरी आउट एन ऑर्बिटिंग एंड रोविंग, ऑर्बिटिंग, लैंडिंग ऑन रोविंग, तीनों मिशंस जिसने पूरे करे हैं, ऐसा चाइना पहली कंट्री बन जाएगा अगर ज़ुरोंग रोवर का जो काम है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो। ठीक है, तो ये याद रखना है हमको, और रिट्रैक्टेबल सोलर पैनल्स के थ्रू इसको पावर मिलेगी। अब देखो ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया, आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाइना बहुत सारी चीज़ें कर रहा है स्पेस के लिए। ठीक है, एक तो चाइना अपना खुद का स्पेस शटल, स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है ऊपर। ठीक है, स्पेस में अलग से अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है। इसके अलावा चाइना कोशिश कर रहा है कि एस्टेरॉइड्स को स्टडी करने के लिए वहाँ पे भी एक ऑर्बिटर मिशन भेजा जाए। फिर उसके अलावा वीनस और जुपिटर पे भी अपने अपने मिशंस भेजना चाह रहा है चाइना। ठीक है, तो इनके बहुत ज़्यादा बड़े एम्बिशंस हैं, और इसके अलावा हबल टेलीस्कोप जैसा बड़ा टेलीस्कोप इन्वेंट करने के, डेवलप करने की कोशिश कर रहा है चाइना। ठीक है, ये सब हमने बात करी। अच्छा देखो, चाइना जो है सेकेंड कंट्री बना है मार्स पे रोवर भेजने वाला, लेकिन फर्स्ट कंट्री कौन था, यूएसए था। यूएसए ने विकिंग 1 भेजा है, विकिंग 2 भेजा है। ये 1970s की बात है जब ये दोनों रोवर्स गए थे यूएस की साइड से, नासा ने भेजे थे स्पेस में। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी रोवर गया है, स्पिरिट रोवर गया है, और अभी अभी 2021 में ही परसीवरेंस रोवर भी गया है मार्स पे। तो ये सारे रोवर्स ऑलरेडी नासा ने भेजे हुए हैं मार्स पे। ओके, अब देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं। ज़ुरोंग रोवर रिसेंटली न्यूज वॉज सेंट बाय। तो ज़ुरोंग रोवर किसने भेजा था, आप सभी को इसका आंसर समझ आ रहा होगा अब तो, चाइना ने भेजा है ये रोवर। ठीक है, ओके। यूएई ने एक और मिशन भेजा था अभी कुछ समय पहले जो बहुत फेमस हुआ था, उसका नाम क्या था, होप, होप मिशन था वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये। अब देखो ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्थ ₹695 करोड़ वर सोल्ड ड्यूरिंग द रीसेंट इलेक्शन। तो जो अभी 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पे इतने लार्ज अमाउंट के ₹695 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए गए थे, बेचे गए थे। इट इज़ द हाईएस्ट फॉर एनी असेंबली पोल सिंस द स्कीम वॉज लॉन्च्ड। तो आज तक जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है तब से लेके आज तक के सबसे बड़े, सबसे हाईएस्ट इशू किए गए हैं ये बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या थे। तो देखो इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो डोनेशंस के लिए काम आते हैं। अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी है तो आप उसे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीद के वो डोनेशन दे सकते हैं। पहले क्या होता था, अंडर द टेबल डोनेशंस दिए जाते थे जिसके कारण करप्शन, ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। इसके बाद ये स्कीम लाई गई जिसमें क्या हुआ कि एसबीआई यानी कि कोई बैंक एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट, एक बॉन्ड की तरह
इशू करेगा। इसमें अमाउंट होगा कि कितना अमाउंट आप डोनेट करना चाहते हो, आप वो अमाउंट बैंक को दोगे, बैंक उसके बदले आपको बॉन्ड देगा और वो बॉन्ड आप जाके उस पॉलिटिकल पार्टी को दे दोगे। वो पॉलिटिकल पार्टी एसबीआई में अपना ये बॉन्ड जमा करके अपने जितने भी रुपीज़ हैं डोनेशन के वो रिडीम कर सकती है। तो ये पूरी इशू था, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो डोनेशंस देने के लिए काम आता है पॉलिटिकल पार्टीज को। अब इसमें बॉन्ड्स कितने कितने रुपए के होते हैं, तो देखो 1,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक के बॉन्ड यहाँ पे इशू हो सकते हैं। इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक है। एसबीआई अकेला बैंक है जो ऑथराइज्ड है इस काम को करने के लिए, इसको बैंक जो बॉन्ड्स हैं उसको इशू करने के लिए और बॉन्ड्स को एनकेश करने के लिए, ये सिर्फ एसबीआई के पास ही अथॉरिटी है, ओके। और इसका भी एक टाइम ड्यूरेशन है कि हर महीने में कुछ 10 दिन, हर 4 महीने में, हर 5 महीने में कुछ 10 दिन ही ये बैंक्स जो हैं ये इशू करती हैं इस बॉन्ड को। और जब ये पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड दिया जाएगा उसके बाद से, सॉरी, जब ये इशू किया जाएगा ये बॉन्ड उसके बाद से 15 दिन तक ही ये वैलिड होता है, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये रिडीम कराना पड़ेगा, इसको एनकेश कराना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड हैं ये रिडीमेबल होते हैं एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में। तो आरबीआई ने ये कहा है कि एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें हर पार्टी को अपना एक रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसके अंदर जितने भी डोनेशन आएंगे उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू वो सब उस अकेले रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जाएंगे जो कि एसबीआई में होगा, ओके। और इसके अलावा जो बॉन्ड है वो परचेज कौन कौन कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर कोई भी ऐसी बॉडी जो एस्टैब्लिश्ड या इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक और चीज़, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एक बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जब भी इलेक्टोरल बॉन्ड इशू होते हैं तो उसमें ना ही उस पर्सन का नाम होता है जो डोनेट कर रहा है, ना ही उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम होता है जो कि डोनेशन ले रही है, ठीक है। तो इसके लिए, इसके कारण ही इसके ऊपर कई सारे एलिगेशन हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कि इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है, इसके थ्रू करप्शन और ब्लैक मनी का डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में। क्यों? क्योंकि बहुत ओपेकनेस है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कुछ भी कि किस पार्टी को डोनेशन दिया जा रहा है, किस पर्सन ने डोनेशन दिया है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है बाहर, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, ठीक है। इसके ऊपर कई सारे मिसयूज के एलिगेशन हैं। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आज का ये वाला इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, एनी बैंक इज ऑथराइज्ड टू इशू इट एनी टाइम। तो कोई भी बैंक इसको ऑथराइज है कि इसको इशू कर सकता है और वो भी किसी भी टाइम, तो ये गलत है। सिर्फ एसबीआई इसको इशू कर सकता है, इसको एनकेश कर सकता है और इसका भी एक स्पेसिफाइड टाइम है, एनी टाइम नहीं कर सकता। इट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ डोनेटिंग पर्सन और पॉलिटिकल पार्टी टू विच इट इज बीइंग डोनेटेड। तो ये ना ही डोनेटिंग पर्सन का नाम डिस्क्लोज करता है और ना ही पॉलिटिकल पार्टी का नाम डिस्क्लोज करता है जिसको कि डोनेशन दिया जा रहा है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, यहाँ ऑप्शन बी ओनली 2 इज करेक्ट, ओके। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो देखिए, कोलंबोस पोर्ट सिटी, कोलंबोस पोर्ट सिटी जो है श्रीलंका, ये देखो ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि श्रीलंका की चाइना बैक्ड टैक्स हेवन है ये कोलंबो पोर्ट सिटी और इसे फाइनल हर्डल इसने क्लियर कर लिया है। तो देखो बेसिकली क्या है कोलंबो पोर्ट सिटी, कोलंबो के पास एक पोर्ट सिटी है जिसको चाइना डेवलप कर रहा है श्रीलंका में। तो ये चाइना डेवलप कर रहा है श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी को, और इसे कैसे डेवलप कर रहा है, दुबई और सिंगापुर जैसी जो पोर्ट सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है, ऐसी पोर्ट सिटी के फॉर्म में कोलंबो पोर्ट सिटी यहाँ पे डेवलप कर रहा है चाइना इन श्रीलंका। ये क्या, एक टैक्स हेवन का काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितने भी लोग काम करेंगे वो टैक्स फ्री, उनके जो भी वो कमाएंगे वो टैक्स फ्री इनकम होगी, ठीक है। तो ये पूरा इशू है। और चाइना की ये जो चाइना फंडेड टैक्स फ्री एनक्लेव है जो श्रीलंका में बनाई जा रही है दुबई और सिंगापुर की लाइंस पे, उसे फाइनल लीगल हर्डल उसने क्लियर कर ली है और अब ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो ये श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका की अलग अलग पोर्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये है पोर्ट ऑफ पॉइंट पेड्रो, फिर ये है कनका सेंथुराई, ठीक है। ये है पोर्ट ऑफ कोलंबो, ठीक है। ये कोलंबो पोर्ट सिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये साउथ में दिखता है पोर्ट ऑफ गल्ले, फिर ये पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्बनटोटा एयरपोर्ट हम डेवलप करने वाले थे, ठीक है, जिसके ऊपर बातचीत अभी भी चल रही है, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। इंडिया करने वाला था हम्बनटोटा एयरपोर्ट को डेवलप। और पोर्ट ऑफ त्रिनकोमली, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये इंडिया और जापान इसका प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया और जापान को मिला था त्रिनकोमली का। तो ये पांचों पोर्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कोलंबो पोर्ट सिटी इन श्रीलंका दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज बीइंग डेवलप्ड बाय। तो कौन डेवलप कर रहा है इस कोलंबो पोर्ट सिटी को, ये डेवलप कर रहा है चाइना, ओके, सी चाइना।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आर्कटिक। तो देखो आर्कटिक रीजन न्यूज़ में क्यों है। यूएस ने मिलिट्राइजेशन ऑफ आर्कटिक के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है कि आर्कटिक जो है इसके अगेंस्ट मिलिट्राइजेशन, इसमें मिलिट्राइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए यूएस ने अपना एक स्टैंड रखा है। तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा है कि अवॉइड अ मिलिट्री बिल्डअप इन आर्कटिक, तो हमें आर्कटिक में मिलिट्री बिल्डअप होने से रोकना चाहिए। और ये एक तरह से इशारा है रशिया की तरफ। देखो यहाँ आप देखो आर्कटिक, आप सभी को पता होगा नॉर्थ पोल में आता है आर्कटिक, ठीक है। आर्कटिक सर्कल के ऊपर जितना भी रीजन है ना उसको आर्कटिक रीजन कहते हैं। अब इसमें देखो कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती हैं। अलास्का जो कि यूएस का है, कनाडा, ठीक है, फिर ग्रीनलैंड यानी कि डेनमार्क का है जो ग्रीनलैंड, फिर आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है और रशिया है। इस पिक्चर को देख के आपको समझ आ रहा होगा कि सबसे बड़ी बाउंड्री आर्कटिक की किसके पास है, रशिया के पास। तो रशिया कंटिन्यूसली कोशिश करता रहता है कि यहाँ पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर अपना स्टेक क्लेम कर सके, और इसके लिए वो यहाँ पे मिलिट्राइजेशन करने की स्ट्रैटेजी भी बना रहा है। तो इसी के अगेंस्ट यूएस ने ये कहा कि हमें आर्कटिक में मिलिट्राइजेशन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक तो इकोलॉजिकली भी सही नहीं होगा, एनवायरमेंटली भी सही नहीं होगा। और देखो मैंने आपसे बात की थी ग्लोबल कॉमन्स की। ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जिनके ऊपर किसी भी एक नेशन का स्टेक नहीं होता, हर नेशन उसको इक्वली यूज कर सकता है इन द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस, ओके, और एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए। तो 4 ग्लोबल कॉमन्स हैं, कौन कौन से। एक तो एटमॉस्फेयर है, फिर एक सीज है, हाई सीज, ओके, फिर एक है अंटार्कटिका और एक है स्पेस, ठीक है। तो अंटार्कटिका तो है इस ग्लोबल कॉमन में, आर्कटिक नहीं है ग्लोबल कॉमन में, इसीलिए थोड़ा और वल्नरेबल हो जाता है मिलिट्राइजेशन को लेकर, ठीक है। अब आर्कटिक काउंसिल की भी बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि मेनली रिसर्च और इश्यूज से रिलेटेड बात करती है आर्कटिक रीजन के। इसका काम बेसिकली ये है कि सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज को लेकर और एनवायरनमेंट की टोटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर यहाँ पे डिस्कशन होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च को लेकर भी डिस्कशन होते हैं, ठीक है। तो ये काउंसिल इस्टेब्लिश हुई थी 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू, और इसके कितने मेंबर्स हैं, 8 आर्कटिक मेंबर्स हैं जो मैंने आपको बताया, ये सारे रशिया, यूएस, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये 8 देश जो हैं इसके मेंबर्स हैं। इंडिया जो है इसका ऑब्जर्वर स्टेट है, याद रखना ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है इंडिया को यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ जापान, चाइना जैसी कंट्रीज को भी यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटीज की ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसके पार्टनर्स हैं, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, ओके। और ये जो डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं कंसेंसस की बेसिस पे। तो ये याद रखना है कि इंडिया यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस में है। अच्छा, इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस क्यों मिला, इंडिया तो भाई दूर है बहुत आर्कटिक से, तो इसीलिए मिला क्योंकि नॉर्वे जो कि यहाँ पे है, देखो ये नॉर्वे में इंडिया ने अपना एक रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश किया है आर्कटिक रीजन की रिसर्च के लिए, जिसका नाम है हिमाद्री, ठीक है। तो ये 2008-9 में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था इंडिया ने हिमाद्री। आप मुझे बताइएगा अंटार्कटिका में इंडिया के कौन कौन से रिसर्च स्टेशन हैं, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। आर्कटिक काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड थ्रू ओटावा डिक्लेरेशन इन 1996। तो ये स्टेटमेंट सही है, ओटावा डिक्लेरेशन से बना था ये। और इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल, ये गलत है, इंडिया इज हैविंग एन ऑब्जर्वर स्टेटस हियर, तो ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। और ओटावा कहाँ आता है, ओटावा आता है कनाडा में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि कई सारे कोविड रिलीफ ड्रग्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ये जो भी है रेमडेसिविर इंजेक्शंस, इन सब के ऊपर जीएसटी जो लग रहा है उसे हटाने की कई सारी बातें चल रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है इस पे से जीएसटी को हटा देना चाहिए सो दैट ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो सके। तो इसी को लेकर जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग होनी है, ओके। तो जीएसटी काउंसिल बेसिकली क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि ये एक आर्टिकल में मेंशन्ड होगी कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये आर्टिकल 279A में मेंशन्ड है, ठीक है। और इसको चेयर करता है, चेयरपर्सन कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है। इसका काम क्या है जीएसटी काउंसिल का, यूनियन और स्टेट्स को ये रिकमेंड करना कि किस चीज़ पे कितना जीएसटी लगना चाहिए, ठीक है। तो ये काम है जीएसटी काउंसिल का और इसको चेयर करते हैं, चेयरपर्सन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अदर मेंबर्स की बात करें तो स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस एक तो ये है अदर मेंबर्स में, और हर स्टेट के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, ओके। मेंबर्स की बात कर ली। वोट्स की बात करें तो देखो हर हर सेंटर और स्टेट सारे लोग एक साथ मिलकर वोट्स देते हैं। अब वोट्स का वेटेज क्या है, सेंटर जो है, सेंटर के वोट्स जो होते हैं उसका वेटेज है 1/3, ठीक है, 1/3 वेटेज है सेंटर के वोट का, और स्टेट सब मिला के जो स्टेट्स वोट देते हैं उनका वेटेज है 2/3। तो 1/3 वोट है सेंटर का और 2/3 वोट है
स्टेट का। अब इसमें कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है वो 75% की मेजोरिटी के साथ लिया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ये फेडरल बॉडी बनती है जो सेंटर और स्टेट दोनों के स्टेक्स को इंश्योर करती है कि दोनों की स्टेक्स इक्वली इंश्योर हो सके, यहाँ पे इक्वली सबको बेनिफिट हो सके, सेंटर और स्टेट दोनों को, इसीलिए एक फेडरल बॉडी है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीएसटी काउंसिल। पहला स्टेचुटरी बॉडी है, गलत है, स्टेचुटरी नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वेट ऑफ वोट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स आर इक्वल, ये भी गलत है। देखो वेट जो है वोट्स का वो अलग अलग है, सेंटर का कितना है 1/3 वेट है और स्टेट्स का टोटल मिला के 2/3 वेट है। डिसीजन इज टेकन बाय 50% ऑफ द वोट मेजोरिटी, तो 50% वोट मेजोरिटी के साथ डिसीजन लिया जाता है, नहीं 75% वोट मेजोरिटी के साथ डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ आंसर वुड बी नन, ठीक है, नन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि 50 माइग्रेंट्स जो बांग्लादेश से बिलोंग करते थे वो ट्यूनीशिया कोस्ट पे ड्राउन हो गए हैं, डूब गए हैं, ठीक है, वाइल ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दिस एरिया, ठीक है, मेडिटेरियन सी को क्रॉस करते टाइम। तो ट्यूनीशिया कहाँ है, ये है अफ्रीका के बिल्कुल नॉर्थ टिप पे और ये मेडिटेरियन सी को सराउंड करता है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों क्रॉस करते हैं, ठीक है। और ट्यूनीशिया कहाँ आता है, नॉर्थ में आता है। एटलस माउंटेन्स कुछ कुछ ट्यूनीशिया पे जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये विक्टोरिया लेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केन्या, युगांडा और तंजानिया के बीच में आता है। ओके, यहाँ पे आपको ये रिफ्ट वैली भी दिख रही होगी, इस तरह से ये लेक्स से सराउंडेड है, ठीक है। फिर ये गल्फ ऑफ गिनी आपको दिख रहा होगा। ओके, और इसके अलावा ये कालाहारी डेजर्ट और यहाँ पे नामिब डेजर्ट, तो डेजर्ट्स बहुत सारे हैं अफ्रीका में। तो इस तरह से आपको पूरी चीज़ पढ़नी है। एक और चीज़ रेड सी, रेड सी जो है यहाँ पे आपको दिखेगी और रेड सी के बाद ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। ओके, और ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये जो हॉर्न जैसा फिगर आपको दिख रहा है ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे कौन कौन आता है, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया और एरिट्रिया, ये 4 कंट्रीज मिलके हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको मैपिंग याद होनी चाहिए। जब भी कोई कंट्री आप पढ़ें, किसी कोई भी न्यूज़ में हो, उसकी मैप लोकेशन ज़रूर देखिएगा, आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ पड़ती हैं, कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, ये सब ज़रूर देखिएगा। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ट्यूनीशिया टचेज मेडिटेरेनियन सी, ये सही स्टेटमेंट है, मेडिटेरेनियन सी को टच करता है ट्यूनीशिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू ट्यूनीशिया, तो ये गलत स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ट्यूनीशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं कर रहा है, ठीक है, नीचे से पास कर रहा है। तो यहाँ पे ओनली 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर टॉपिक है संवेदना। संवेदना पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। संवेदना का पूरा फुल फॉर्म क्या है, सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। तो बेसिकली देखो ये क्या है, ये एक पोर्टल है, टेली कम्युनिकेशन सर्विस है, टेली काउंसलिंग सर्विस है जो बच्चों को काउंसलिंग देगी। आप सभी को पता है कोविड-19 के चलते बच्चों के लिए वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। एक तरफ तो बच्चे ऑर्फन हो रहे हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जा रही है कोविड के चलते, ट्रैफिकिंग बढ़ गई है बच्चों की, तो ये सारे इश्यूज़ हैं। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए और इमोशनल डेवलपमेंट का ध्यान रखने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संवेदना पोर्टल स्टार्ट किया है, साइकोलॉजिकली सपोर्ट देने के लिए चिल्ड्रन को। ओके, और इसको डेवलप किसने किया है, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, संवेदना इज रिसेंटली इन न्यूज़, तो यहाँ पे ये ऑप्शन मैंने गलत लिख दिए हैं। संवेदना इज रिसेंटली न्यूज़ इज रिलेटेड टू, तो ये ऑप्शंस आप मत देखिएगा, ये गलत है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि ये विमेन से रिलेटेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है, पुअर पीपल से, बिलो पावर्टी लाइन पीपल से रिलेटेड है, ट्राइबल्स से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है कि संवेदना पोर्टल इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन के साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए एक टेली काउंसलिंग सर्विस है ये। डिलीट एंड कंट्रोल, ये एक एडिटोरियल था आज द हिंदू में। इसमें बात की गई है कि ICMR जो कि हेल्थ एजेंसी है इंडिया की, उसने रिसेंटली जो प्लाज्मा थेरेपी है उसे हटा दिया है, कहाँ से, जो गाइडलाइंस है कोविड की उससे हटा दिया है। तो पूरा इशू क्या है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि पहले तो प्लाज्मा थेरेपी को गाइडलाइंस में शामिल किया गया था इन द अप्रैल, ठीक है, कि मॉडरेट जो केसेस हैं कोविड के, जिसमें 7 दिन हो चुके हैं सिम्टम्स दिखाते हुए, ऐसे केसेस में प्लाज्मा थेरेपी आप लगा सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी। इसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें भी हो रही थी, कोई पोर्टल्स बनाए जा रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जा रहे थे जिसमें डोनर्स और जिनको रिक्वायरमेंट है प्लाज्मा की उन सबको कनेक्ट किया जा रहा था। लेकिन इसके बाद फिर ब्लैक मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई इसकी, ठीक है, और बहुत सारे नेगेटिव इश्यूज और स्टार्ट हो गए थे इसके साथ। लेकिन अब ये देखने को मिला है कि जो कोविड के लिए
प्लाज्मा थ्योरी यूज हो रही थी जिसका नाम था कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ये जो थेरेपी थी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, इससे कंडीशंस इंप्रूव नहीं हो रही थी पेशेंट्स की। इनफैक्ट रिकवरी भी बहुत धीरे हो रही थी। और एक जो ड्रॉबैक देखने को मिला है, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस थेरेपी से अलग अलग म्यूटेशंस हो रहे थे वायरस में, जिसके कारण अलग अलग वेरिएंट्स डेवलप हो रहे थे वायरस के। तो इसीलिए इस थेरेपी को अभी के लिए रोक दिया गया है और बोला है कि ये गाइडलाइंस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये जो आर्टिकल है इसमें ये कहा गया है कि जो भी आप रिकमेंडेशंस लिखते हैं, गाइडलाइंस लिखते हैं आईसीएमआर के बारे में, कि आप जो भी आईसीएमआर जो भी गाइडलाइंस इशू करता है उसे प्रॉपरली असेस करने के बाद और स्पेसिफिक होके ये गाइडलाइंस मेंशन करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों के अंदर, सो दैट जो डॉक्टर्स हैं उस पर प्रेशर कम हो सके उनके ऊपर। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। एक और यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल है जो रूरल एरियाज में पेनिट्रेशन को लेकर है कोविड-19 के। तो यहाँ पे ये देखिए, आप हिंदू के पेज 1 पे आपको ये मिलेगा, रूरल एरियाज में वैक्सीनेशन बहुत लैग कर रहा है, ये पूरा इशू है। तो जो रूरल एरियाज हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे कोविड-19 जो है बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इसके, और साथ ही वैक्सीनेशन बहुत कम हो रहा है। अगर आप अप्रैल 2020 की बात करें तो देखो फर्स्ट वेव चल रही थी, इस टाइम पे अर्बन एरिया में 51% केसेस आ रहे थे और रूरल एरियाज में 10%। अब सिचुएशन पूरी उल्टी हो गई है। सेकेंड वेव के टाइम अर्बन एरियाज में सिर्फ 13% केसेस आ रहे हैं और रूरल एरियाज में 35% केसेस। तो उल्टी हो गई है सिचुएशन, रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गया है किसका, कोविड-19 का। इसी के साथ जो एग्रीवेट करती है सिचुएशन को पूरी, वो है वैक्सीन का लैक होना। ठीक है, तो जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे आप देखें तो वैक्सीनेशन के डोसेस की बात करूँ अगर मैं, तो देखिए 30.3% जो वैक्सीनेशन है वो अर्बन एरियाज को मिल रही है और सिर्फ 12% वैक्सीनेशन है जो रूरल एरियाज को मिल रही है। तो डबल बर्डन आ रहा है रूरल एरियाज के ऊपर, तो ये इशू है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एडिटोरियल भी आया है, ट्रैकिंग द पेंडेमिक्स रूरल मार्च। ये जो पूरा इशू है इसमें ये बताया गया है कि रूरल एरियाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कोविड-19 के पेनिट्रेशन का। तो देखो, पहला तो है माइग्रेंट इशू। जब पिछली बार फर्स्ट वेव आई थी तो जो रूरल एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में लोग आए थे काम करने के लिए, वो वापस रूरल एरियाज में जा रहे थे क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा था अर्बन एरियाज में, जॉब लॉस हो गया था उनको। ठीक है, पावर्टी बहुत ज़्यादा थी अर्बन एरियाज में। अब वो वापस माइग्रेंट इशू, जो माइग्रेंट्स थे वो वापस से रूरल एरियाज में आ रहे थे फर्स्ट वेव के टाइम, लेकिन अब वो कहाँ जाए, क्योंकि अब जो सेकंड वेव आई है उसमें तो रूरल एरियाज में और ज़्यादा कोविड है। ठीक है, तो यहाँ पे और ज़्यादा बड़ा इशू हो गया, हंगर का इशू है, हेल्थ का इशू है, पावर्टी का इशू है माइग्रेंट्स के लिए। ठीक है, घर भी नहीं जा सकते और वहाँ भी नहीं रह सकते अर्बन एरियाज में। उसके बाद ये जो स्टेट्स हैं यूपी, झारखंड, बिहार और उड़ीसा, इन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा रूरल पेनिट्रेशन देखने को मिला है। ठीक है, उड़ीसा में हमने देखा भी था 1-2 दिन पहले कि किस तरह से पीवीटीजी जानिए कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके अंदर कितना ज़्यादा कोविड का खौफ है और उसके अलावा केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पे। फिर हेल्थ प्रोफेशनल्स भी नहीं हैं यहाँ पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। ठीक है, गवर्नेंस प्रॉपर नहीं हो रही। ठीक है, जो केसेस हैं उनको एस्टिमेशन उनका प्रॉपर नहीं हो रहा, छुपाए जा रहे हैं केसेस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से बच रहे हैं जो सरकारें हैं वो। इसके अलावा वहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो रही सो दैट नंबर्स कम आए केसेस के। तो ये एक अंडर एस्टिमेशन ऑफ केसेस का भी इशू है। सब सेंटर्स नहीं है। ठीक है, हेल्थ में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, सब सेंटर, तो सब सेंटर्स की लैकिंग है यहाँ पे। डिसीजंस नहीं ले पा रही सरकारें। ठीक है, और इसके बाद इवेंट्स जैसे कि महाकुंभ, इलेक्शंस, इन सबको भी कराया गया था जिसके कारण और ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गया कोविड केसेस का। इसके बाद जुडिशरी को आखिरकार आके इंटरवीन करना पड़ा, इलाहाबाद हाई कोर्ट को आके इंटरवीन करना पड़ा और कहा उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कि आप लॉकडाउन लगाइए, आप वैक्सीनेशन की तैयारी कीजिए, आप लोगों के पास ऑक्सीजन बेड्स नहीं हैं, आप उनको वो अवेलेबल कराइए। तो आखिर जुडिशरी को उतरना पड़ा इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उतना प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। वैक्सीनेशन बहुत स्लो था यहाँ पे। हमने अभी बात करी कि रूरल एरियाज में किस तरह से वैक्सीनेशन और जो केसेस हैं उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। एक क्रोनिक पावर्टी का खतरा है इससे। ठीक है, बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उसका खतरा है कि वो पावर्टी में जा सकती है। ठीक है, पावर्टी में पेनिट्रेट कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। तो देखिए ये पूरा एडिटोरियल था। ठीक है, इसमें हमने देखा कि किस तरह से रूरल एरियाज पे इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 का। ओके, अब आपके लिए यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन है,
इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19 सेकेंड वेव इन इंडिया मेंशन अबाउट द रूरल डिस्ट्रेस दैट इंडियन विलेजेस आर फेसिंग या इंडियन विलेजेस फेस्ड। तो इसमें आपको ये लिखना है कि किस तरह से रूरल डिस्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है इंडिया को इन टाइम्स ऑफ कोविड-19 सेकेंड वेव। तो ये पूरा इशू है, ठीक है, इसके बारे में हमने सब डिस्कस कर लिया। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।